अरे प्रभु, यहाँ पे इनको कुछ मिला नहीं, कैसे मिलेगा। बिहार की राजनीति में दखल रखने की कोशिश थी, सीएम बनने की चाहत, लेकिन प्रभु अभी तो बहुत समय है, नीतीश बाबू जो हैं। चलिए खैर, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे। देखिए राजीव जी, ये जो नौकरशाह, भूतपूर्व जज, सेना के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। ये जो 272 लोग हैं, इनमें से कितने लोग थे जिन्होंने पिछले 10 सालों में संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह कुठाराघात हो रहा था, जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं को केंद्र में बैठी हुई सरकार अपने हित में, अपने हक में प्रयोग कर रही थी, उनका इस्तेमाल कर रही थी, इनमें से कितनों ने बयान जारी, इनमें से कितने ऐसे जज और अधिकारी थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अब तक के कामकाज पर एक शब्द भी बोला है। इनमें से कितने जज थे जिन्होंने अनिल मसीह के सीधे सीधे चुनाव परिणाम पर डाका डालने के परिदृश्य पर, उस वीडियो पर एक शब्द भी कहा था। इनमें से कितने आईएएस अधिकारी थे जिन लोगों ने पिछले 10 सालों में प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग पर एक भी बयान जारी किया था। मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो 150 आनुषंगिक संगठन हैं, उन्हीं संगठनों के सदस्यों में ये 272 लोग भी शामिल होंगे। इसलिए उन्हें चुनाव आयोग से पूछे जा रहे सवालों पर तकलीफ हो रही है। मजे की बात यह है कि इनमें से एक भी व्यक्ति, जहां तक मेरी जानकारी है, शायद पीटीआई ने इनकी पूरी सूची भी जारी की है उनके नामों की, कौन जजेस हैं, कौन अधिकारी हैं, कौन सेना के अधिकारी। इनमें से एक भी व्यक्ति शायद चुनाव आयोग में नहीं रहा। आज भी इस देश में जितने पूर्व चुनाव आयुक्त हैं सेवानिवृत्त, वे सारे लोग राहुल गांधी के सवालों पर सहमत हैं और आयोग से जवाब मांग रहे हैं, चाहे वह एसवाई कुरैशी हो, चाहे ओपी रावत हो। साफ है कि ये जो 272 लोग हैं, ये संघ और बीजेपी के आनुषंगिक संगठनों के पेरोल पर होंगे, उसके सदस्य होंगे। इसलिए वे राहुल गांधी के बयानों को जहरीला बयान बता रहे। राजीव जी, इससे पहले 2014 से पहले इस देश में क्या विपक्ष के नेताओं ने सरकारों से सवाल नहीं किए? क्या चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल नहीं हुए? टीएन शेषन के समय तो केंद्र सरकार से सीधा आमना सामना प्रधानमंत्री, तत्कालीन कानून मंत्री कुमार मंगलम, उनका टीएन शेषन से सीधे झगड़ा हुआ, तब भी लोग सवाल कर रहे। दो चुनाव आयुक्तों को टीएन शेषन काम नहीं दे रहे थे, तब भी सवाल किए गए। सरकार से भी सवाल थे, आयोग पर भी सवाल। यद्यपि टीएन शेषन ने पूरी चुनाव प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए, लेकिन क्या कभी किसी ने प्रशासन के तंत्र में शामिल लोगों ने विपक्ष के नेता के खिलाफ चिट्ठी लिखी? क्या उसके सवालों को, उसके बयानों को जहरीला बयान कहा है? तीसरी बात यह है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा करने में जितने प्रमाण दिए, क्या उन पर बात नहीं होना चाहिए? इन 272 लोगों में से 72 लोग भी ये नहीं कह सकते थे? हाँ, अगर ब्राजील की किसी मॉडल की तस्वीर लगी है हरियाणा की वोटर लिस्ट, तो वो कैसे लगी? इनमें से किसी ने यह सवाल क्यों नहीं पूछा कि बिहार के मतदान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता वोट देते कैसे देखे गए और अन्य राज्यों में वे वोट पहले दे चुके थे? ये तमाम सवाल है। बाकी सवाल आपने जोड़ दिए हैं, दिल्ली की आबो हवा से लेकर मीडिया की आजादी का सवाल है, हम कहां पहुंच चुके हैं, आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न है, हमारी सरहदों की सुरक्षा का प्रश्न। इन 272 लोगों ने कभी नहीं पूछा कि आतंकवादी पहलगाम तक कैसे घुस आए। इन 272 अधिकारियों ने, भूतपूर्व जजों ने, सेना के अधिकारियों ने सरकार से यह कभी नहीं पूछा कि देश की राजधानी दिल्ली में विस्फोट कैसे हो गया, कैसे जनवरी से लेकर अब तक कोई मॉड्यूल आतंकी योजना साजिश रच रहा था, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं, उनके फेल्योर पर कभी कोई सवाल नहीं पूछा। ईडी और सीबीआई को लेकर न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय इतनी सारी टिप्पणियां कर चुका है। इन 272 अधिकारियों ने कभी नहीं पूछा कि ईडी के छापों में सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही निशाना क्यों होता है।
इन 272 अफसरों ने, जिन्हें हस्तियां लिखा जा रहा है, इन हस्तियों ने यह नहीं पूछा कि ईडी के द्वारा दर्ज मुकदमों में कितने प्रतिशत सजा का निराकरण है, कितनी सजाएं मिली हैं। 97% मामलों में ईडी आरोपियों को सजा दिलाने में नाकाम रही है। इन्होंने कभी चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, इन्होंने कभी चिट्ठी लिखी केंद्रीय गृह मंत्रालय को, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग क्यों हो रहा है। इन्होंने कभी नहीं पूछा कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई में 99% शिकार होने वाले लोग विपक्ष के नेता हैं। इन लोगों ने कभी नहीं पूछा कि चुनी हुई सरकारें दल बदल करके किस तरह बर्खास्त की गई हैं। इन 272 में से किसी जज ने, किसी आईएएस ने यह नहीं पूछा कि आजाद भारत के इतिहास में तड़के 3 बजे महाराष्ट्र के राजभवन में क्यों शपथ दिलाई गई थी। इनने कभी नहीं पूछा कि विधायकों को बेंगलोर ले जाकर बाड़ाबंदी क्यों की जाती रही। इसलिए इनकी चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों की, आईटी सेल के ट्रोल्स की चिट्ठी समझना चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि शर्म आती है ऐसे जजेस पर, ऐसे आईएएस अधिकारियों पर, ऐसे सेना अधिकारियों पर जो सत्ता में बैठी पार्टी के भोंपू बनकर नेता प्रतिपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस देश के इतिहास में किसी भी लीडर अपोजिशन को, विपक्ष के किसी नेता को इस तरह से कटघरे में खड़ा नहीं किया गया। यहां तक कि भारत पर चीन के हमले के समय भी विपक्ष ने इससे ज्यादा सवाल सरकार से पूछे थे। तब क्या किसी ने अटल बिहारी वाजपेयी को और तमाम दूसरे नेताओं को इस तरह से जहरीले बयान देने वाला नेता कहा था? वो दौर था लोकतंत्र का स्वर्ण काल, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री संसद का विशेष सत्र बुलाता था। इनमें से किसी ने नहीं कहा कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में खुद उपस्थित होने की जहमत क्यों नहीं उठाई। एक बार चिट्ठी लिखते और नरेंद्र मोदी से पूछते कि आपने 11 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, क्यों नहीं आज तक डोनाल्ड ट्रंप के 63-64 बार सीज फायर के दावे का खंडन कर रहे हैं। अगर ये जिंदा जावेद भारतीय नागरिक होते तो ये सवाल पूछते नरेंद्र मोदी से कि हमारे देश की सार्वभौम सत्ता पर अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे शासन चला रहा है। हमारी विदेश नीति, हमारी वाणिज्य नीति, सब चीजों का फैसला अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है। वो 7 दिन पहले कह देता है कि आपको रूस से तेल नहीं खरीदना है, हम तेल खरीदना बंद कर देते हैं। इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई, इन कायरों की, जिन्हें मुख्य धारा का तथाकथित मीडिया हस्तियां लिख रहा है, ये हस्तियां नहीं है, ये चींटियां हैं। इनकी हिम्मत नहीं है अपने एक डंक को सत्ता की त्वचा पर, उसकी खाल पर टच भी कर सकें, उसे छू भी सकें। शर्म आती है ऐसे लोगों पर। जी राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा चलते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जरा चलते हैं जल्दी से उधर बिहार में जो कुछ हो रहा है इस पर बात करते हैं। प्रेम कुमार जी, क्या कुछ चल रहा है?